आज का जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और उसके कंसेप्ट्स। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट में ऊप्स भी बोलते हैं। ऊप्स में ओ मतलब ऑब्जेक्ट, ओ फॉर ओरिएंटेड एंड पी फॉर प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन जो है वो एक कंसेप्ट है जो कि रियल वर्ल्ड से अडॉप्टेड है। यानी कि रियल वर्ल्ड जो हम लोग रोज अपनी लाइफ में होते हुए देखते हैं, सारे कंसेप्ट वहीं से लिए हैं। ठीक है, अगर हम किसी, जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, तो हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो मेजरली, वैसे तो बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी तरह की होती हैं, लेकिन हम मेजरली कैटेगराइज करते हैं, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दूसरी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है, ये हम किसी बेस पे बोलते होंगे, किसी बेस पे कहेंगे ना कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है। जैसे ये ह्यूमन है और ये दूसरा ह्यूमन नहीं है, तो किसी बेस पर बोलते हैं, है ना, सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर बोलते हैं। इसी तरीके से हमारे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो ऊप्स है, इसके 4 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि ये वाली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो वो 4 बेसिक कंसेप्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हमारा एब्स्ट्रैक्शन, दूसरा है हमारा एनकैप्सुलेशन, और एक है हमारा इनहेरिटेंस, और चौथा और आखिरी है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, इनका हम वन लाइनर समझते हैं और देखते हैं ये रियल लाइफ से कैसे अडॉप्टेड है ना, एक रिलेशन समझते हैं। तो चाहे आप अभी तक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हो या नहीं जानते हो, ठीक है, एकदम बिल्कुल बेसिक एग्जांपल दूंगा जो रियल लाइफ से और आपसे हमारे से रिलेटेड है। अगर वो समझ में आ गए तो आप खुद भी समझ जाओगे और किसी को भी समझा पाओगे। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन को समझते हैं सबसे पहले। एब्स्ट्रैक्शन, इसका जो कीवर्ड है दैट इज डेटा हाइडिंग। ठीक है, डेटा हाइडिंग। अब अगर हम बुकिश डेफिनेशन पे जाएं तो बुकिश डेफिनेशन में क्या है, आपको डेफिनेशन कुछ ऐसी मिलेगी कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? हाइडिंग बैकग्राउंड कॉम्प्लेक्सिटी, शोइंग और रिप्रेजेंटिंग बेसिक और एसेंशियल फीचर्स। ये तो हो गई बुकिश डेफिनेशन। जनरल लाइफ में समझते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि क्या होता है ये एब्स्ट्रैक्शन। अब जैसे आप ये समझो, ये स्क्रीन लगी हुई है ना, ये स्क्रीन लगी हुई है और ये इस स्क्रीन के ऊपर पावर का बटन है। मुझे बेसिक फीचर पता है कि मुझे ये वाला बटन दबाना है तो ये स्क्रीन ऑन हो जाएगी, जब ये वाला बटन दबाऊंगा तो स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, है ना, समझ में आया। दूसरा, एसी लगा हुआ है, सामने रिमोट रखा हुआ है। अब मुझे पता है कि एसी का जो रिमोट है उसके अंदर कुछ बटन्स हैं, पावर का जो स्विच है उस पावर के बटन को दबाऊंगा तो मेरा जो एसी है वो ऑन हो जाएगा, दोबारा से प्रेस करूंगा तो एसी ऑफ हो जाएगा, है ना, ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ऐसे ही उसके अंदर एक टेम्परेचर का बटन है, अगर मैं टेम्परेचर वाले बटन को दबाऊंगा और उसमें भी इंक्रीज वाले बटन को दबाऊंगा तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज वाले बटन को दबाऊंगा तो डिक्रीज हो जाएगा, है ना। ऐसे एसी के अंदर मोड्स होते हैं, मैं मोड्स वाले बटन को दबाऊंगा तो मोड चेंज हो जाएगा। तो मुझे बेसिक फीचर पता है। बेसिक फीचर क्या पता है? मुझे ये पता है कि किस बटन को दबाने से क्या होना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इतना बड़ा एसी इतने छोटे से रिमोट से ऑपरेट कैसे हो रहा है ना। ऐसे ही हमारे पास, जैसे घर में हम सब यूज करते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं, टीवी होता है, टीवी लगा है सामने, हमारे हाथ में रिमोट, हम बैठे हैं सोफे पे, हम क्या करते हैं, बेसिक बताए कि वॉल्यूम वाले बटन से वॉल्यूम इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, है ना, चैनल वाले बटन से चैनल इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, चैनल स्वैप हो जाएगा। तो बेसिक फीचर हमें हमेशा पता होते हैं, है ना। लेकिन बैकग्राउंड की जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, बैकग्राउंड में हमें नहीं पता ना कि कौन सा सर्किट कैसे काम कर रहा है, मैं बटन दबा रहा हूं तो इतना बड़ा एसी या टीवी कैसे ऑपरेट हो रहा है वो हमें नहीं पता, उसका हमें नहीं आइडिया। तो बैकग्राउंड की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो सर्किट्स है, कौन सा सर्किट कैसे काम कर रहा है, कैसे वो पावर बटन दबाने से पावर ऑन हो जा रहा है, कैसे ऑफ हो जा रहा है, वो हमें नहीं पता। तो जब हमें बैकग्राउंड की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जब हम हाइड कर देते हैं और जो बेसिक फीचर है सिर्फ वो दिखाते हैं, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। समझ में आया एब्स्ट्रैक्शन क्या है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो रियल लाइफ में हम लोग देखते हैं। ऐसे ही हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है सिंपल वर्ड में बाइंडिंग। बाइंडिंग, ठीक है, बाइंडिंग मतलब बाई मींस टू, यानी इसमें 2 चीजें इन्वॉल्व होंगी, और वो क्या क्या होगा? बाइंडिंग ऑफ डेटा, बाइंडिंग ऑफ डेटा एंड कोड। ये 2 चीजें हैं यहां पर, एक है डेटा और एक है कोड। तो बाइंडिंग ऑफ डेटा एंड कोड टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट, इनटू अ सिंगल यूनिट। दिस सिंगल यूनिट इज कॉल्ड क्लास
एंड द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग क्लास इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। ठीक है, यानी हमारे पास क्या होगा, जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, जब हमें क्लास बनानी होगी बेसिकली, तो हमारे पास दो चीजें होंगी, एक होगा डेटा और एक होगा कोड। डेटा मतलब क्या, डेटा का मतलब हो गया सिंपल वेरिएबल्स, पता है ना वेरिएबल्स, पढ़े थे हमने वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल यानी कि जिसके फॉर्म में हम वैल्यू देंगे बेसिकली कंप्यूटर को, है ना। अगर हमें कुछ भी कंप्यूटर को एज एन इनपुट देना है उसको बोलते हैं डेटा, और कंप्यूटर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा उन इनपुट के ऊपर और हमें रिजल्ट रिटर्न करेगा एज एन आउटपुट। तो कंप्यूटर जब जो भी हमें एज एन इनपुट देता है, जो भी हम कंप्यूटर को एज एन इनपुट देते हैं और जो भी कंप्यूटर हमें एज एन आउटपुट रिटर्न करता है, वो सब क्या कहलाता है, डेटा। और प्रोग्रामिंग में डेटा हम कंप्यूटर को किस फॉर्म में देते हैं, वेरिएबल्स के फॉर्म में। जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं हम हमेशा क्या करते हैं, कोई ना कोई वेरिएबल यूज करते ही करते हैं। दूसरा हमारा है कोड। कोड का मतलब यहां पर है मेथड्स, मेथड्स, मेथड्स या फिर फंक्शंस, है ना, मेथड या फंक्शन। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन सबने देखा है ना, सबने यूज करा है ना, सबको पता है कि मेन नाम का फंक्शन बनाना है या बनाते हैं। जरूरी नहीं है कि मेन नाम का ही फंक्शन बनाए, आप किसी भी नाम का फंक्शन बना सकते हो जावा के अंदर, तो लेकिन सिर्फ रिलेट करने के लिए बता रहा हूं एग्जांपल मेन। तो हम क्या करते हैं, हर प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन बनाते हैं और सारा का सारा लॉजिक, जो भी हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखना है वो कहां लिखते हैं, उस फंक्शन के अंदर लिखते हैं। तो जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे, क्लास में कुछ वेरिएबल्स लेंगे और एक मेथड बनाएंगे। मेथड एक से ज्यादा भी बना सकते हैं लेकिन मेथड एक कम से कम जरूर बनाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने वेरिएबल्स यानी डेटा लिया और मेथड यानी फॉर एग्जांपल मेन लिया और उसको मिलाकर के हमने क्या बना दी, क्लास। तो जो क्लास बनाना है वो क्या कहलाएगा, एनकैप्सुलेशन, दैट इज बाइंडिंग। तो एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है बाइंडिंग ऑफ डेटा एंड कोड टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट। दिस सिंगल यूनिट इज कॉल्ड क्लास एंड द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग क्लास इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। समझ में आ गया, क्लियर एकदम सबको, वेरी गुड। अगला पॉइंट है हमारा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जो है उसके लिए हम कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस जो है वो हमारा वो है बिल्कुल पेरेंट एंड चाइल्ड, पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप, है ना। पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप कैसे है, फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन, है ना, या सचिन तेंदुलकर, है ना, और उनका बेटा, है ना। ये कैसे एग्जांपल है, बेसिकली क्या होता है इनहेरिटेंस में, हमारे पास एक चाइल्ड होता है और एक पेरेंट होता है ना, पेरेंट और चाइल्ड हैं। तो एक पेरेंट है और एक चाइल्ड है। पेरेंट की अपनी कुछ इंडिविजुअल क्वालिटीज है और चाइल्ड की अपनी कुछ इंडिविजुअल क्वालिटीज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो पेरेंट है वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है और जो चाइल्ड है वो बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है। तो दोनों की अपनी अपनी क्वालिटीज है, अलग अलग है। अभी तक कोई इनहेरिटेंस नहीं है, लेकिन अगर जो पेरेंट है क्रिकेट खेलना उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसकी अच्छी क्वालिटी है, अगर उस क्वालिटी को अगर उसका बेटा या बेटी अडॉप्ट कर ले, उसका चाइल्ड अडॉप्ट कर ले और वो भी उसको देख करके इंस्पायर हो जाए और वो भी उसके प्रोफेशन को या उसकी क्वालिटी को अडॉप्ट कर ले और क्रिकेट खेलने लग जाए, तो ये जो एक्वायरेशन है, ये जो अडॉप्शन है, ये क्या कहलाएगा, इनहेरिटेंस। यानी जब भी कोई चाइल्ड अपने पेरेंट की किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है या अडॉप्ट करता है तो वो क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर क्या करते हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, है ना, और उनका जो बेटा है वो भी बहुत अच्छा क्रिकेटर है ना, वो भी क्रिकेट खेलता है। यानी उसने क्या किया, अपने फादर की प्रॉपर्टी को एक्वायर किया। ऐसे ही अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन क्या है, एक्टर है ना, सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम, और ऐसे ही अभिषेक बच्चन वो उनका बेटा है ना, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी उसकी प्रॉपर्टी को, उनकी प्रॉपर्टी को एक्वायर किया, अडॉप्ट किया, उनके प्रोफेशन को अडॉप्ट किया, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, आपका इनहेरिटेंस का एक एग्जाम्पल। ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, है ना। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम ये बोले कि जब भी कोई चाइल्ड अपने पेरेंट की किसी प्रॉपर्टी को अडॉप्ट करता है या एक्वायर करता है तो उसको क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। ठीक है, क्लियर है जी, समझ में आ गया सब लोगों को, वेरी गुड। अगला है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो है हमारा, वेरी गुड, यही होता है, क्या बोलते हैं इसको, वन थिंग मैनी फॉर्म्स, वन थिंग मैनी फॉर्म्स, या कह सकते हैं वन थिंग मल्टीपल इंस्टेंसेस, या कह सकते हैं वन थिंग मल्टीपल बिहेवियर्स। ठीक है, कुछ भी कहो, सेंटर में बात एक ही रहने वाली है कि एक चीज अलग 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 तरीके का अगर बिहेवियर शो करेगी तो वो क्या कहलाएगा, पॉलीमॉर्फिज्म। पैट एग्जांपल है, इसी से सबको समझाता हूं और आसानी से समझ में भी आ जाता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, क्या होता है, जैसे कि मेरे और आपके बीच में स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप है,
तो जब मैं आपके साथ इंटरेक्ट करता हूं तो मेरा वे ऑफ इंटरेक्शन डिफरेंट है ना। उसी तरीके से मेरे और मेरे फैमिली मेंबर्स के बीच में मेरा जो रिलेशनशिप है वो डिफरेंट है, तो जब मैं उनके साथ इंटरेक्ट करता हूं तो मेरा वे ऑफ इंटरेक्शन डिफरेंट होता है। इसी तरीके से मेरा और मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके बीच में उनका और मेरे साथ एक रिलेशनशिप डिफरेंट है, तो जब मैं अपने फ्रेंड के साथ इंटरेक्ट करता हूं तो मेरा वे ऑफ इंटरेक्शन डिफरेंट होता है। तो बंदा तो एक ही है ना, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्लेस डिफरेंट तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है। तो जब एक बंदा अलग अलग जगह पर या अकॉर्डिंग टू नीड अगर डिफरेंट टाइप का बिहेवियर शो करता है तो उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। वन थिंग मल्टीपल बिहेवियर्स, या वन थिंग मैनी फॉर्म्स, या वन थिंग मैनी बिहेवियर्स, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। ये जैसे मेरे लिए एप्लीकेबल है वैसे आपके लिए एप्लीकेबल है, समझ में आ गया। तो ये हमारे 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस, ठीक है। इनके बेसिस पर हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। हम जावा को बोलते हैं कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो क्यों बोलते होंगे? क्योंकि जावा के अंदर हम इन चारों के चारों प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। या हम ऐसे से कहते हैं कि क्योंकि हम जावा के अंदर इन चारों प्रिंसिपल्स को यूज कर सकते हैं, उनका यूज करके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, है ना, उनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसलिए हम जावा को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी जो लैंग्वेज है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर हम इन चारों प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो अगर हम इन प्रिंसिपल्स को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं या इनका यूज करके प्रोग्राम बना सकते हैं तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है। और अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन चारों प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करती वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में नहीं आती है। समझ आ गया बेसिक डिफरेंस? किसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलेंगे और कब बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे। क्लियर है ये पॉइंट सबको?